जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 का एक शॉर्ट लेंथ लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और वैसे भी बड़ा हेल्पफुल है, 9th-10th के हिसाब से भी है और एफएससी के हिसाब से भी है, और एंट्री टेस्ट में तो फिर जो ई कैट वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, नस्ट वगैरह एनईटी वगैरह वाले, इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर 22 फैसलाबाद की बात की जाए, सारे बोर्ड्स जो पंजाब के हैं उनमें भी ये बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट हुआ है, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसे देखने लगे कि इसके अंदर ये क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स, नुकसानात, मसाइल, पेचीदगियां, लाइक आपने जैसे रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स भी पढ़े हैं ना, ऐसे ही बोहर के भी डिफेक्ट्स मौजूद हैं कि सारी चीजें इसकी भी ठीक नहीं है, इसने भी कोई ना कोई गलत चीजें बयान की हैं। सही हो गया। अब क्या इसमें गलती है क्या नहीं है, तो वो हम लोग एक्सप्लेन करने जाते हैं। तो पहला डिफेक्ट इसका है मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कह रहे हैं या यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। इसके मुताबिक क्या चीजें हैं जो हमने डील करनी है, तो सुनिएगा। बोहर ओनली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम of those species which have only one electron in them, like किन किन को एक्सप्लेन करता होगा फिर? मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 होते हैं, He+1 में 1 हो गया, लिथियम में 3 होते हैं, La+2 में 1 हो गया, etc। बट डोंट गिव द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर किसी के अंदर, किसी एटम के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सप्लेन नहीं करेगा, सही है। लाइक फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी जो है वो ऐसे हैं जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स वाले को ये नहीं करता हूं। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे हीलियम है, जैसे लिथियम है, जैसे बेरिलियम है, etc, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसमें 3, इसमें 4। तो ये सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, इसीलिए जितने भी हमने अपना एनर्जी की डेरिवेशन की, रेडियस की डेरिवेशन की, जिसकी भी डेरिवेशन की, एट द एंड हमने उसे कहां पे आके रोका है, फॉर हाइड्रोजन एटम Z = 1। फॉर हाइड्रोजन एटम Z = 1, एटॉमिक नंबर हम उसका क्या कर देते होते थे, 1 कर देते थे। लो अब ये बात तो यहां तक हमारे पास समझ आ गई कि ये सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को एक्सप्लेन करता है, एक से ज्यादा वाले स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन ही नहीं करता। ये उसे डिस्क्राइब ही नहीं करता कि 2 वाले में क्या एक्साइटेशन और क्या, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को करता है, इसके अलावा किसी स्पेक्ट्रम को ये नहीं करेगा। हाइड्रोजन उससे रेलेवेंट आयंस को, जो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरे की हेडिंग बनती है मल्टीपल स्ट्रक्चर, या फिर उसे कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। मल्टीपल स्ट्रक्चर या फिर फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है।
अब सुनिए, स्पेक्ट्रम फॉर्म बाय एलिमेंट like hydrogen is when viewed through high resolving powered spectrometer, then one line was divided into multiple component lines, which is called multiple, या फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर। उसे मल्टीपल स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं कि इसने दूसरा जो दिया है वो मल्टीपल या फिर फाइन स्ट्रक्चर है। मतलब कि जो इसने स्पेक्ट्रम बनाया है उसे हम लोगों ने जब रिजॉल्व किया, बहुत ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन पावर से देखा, तो वो सारी लाइनें डिवाइडेड थी इनटू मल्टीपल स्ट्रक्चर, बट ही was not able to explain it. He was not able to explain it. ठीक है, कि ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। From this it is concluded that, यहां से कुछ कंक्लूजन निकाला, क्या only one quantum number is not enough to explain it। किस अपना जो स्पेक्ट्रम है, आप लोगों ने तो बड़े मजे से कहा था ना कि बोहर एटॉमिक मॉडल में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बेस पे चलता है, n1 हो तो पहला शेल, n2 हो तो दूसरा शेल, n3 हो तो तीसरा शेल, इसके मुताबिक चलेगा। और सिंपल सी बात है कि इसने केस का पहले का एंगुलर मोमेंटम ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये, एनर्जी डिफरेंस वगैरह हो गया, तो इतना आसान ये नहीं है। क्यों? जब आप पहले स्पेक्ट्रल लाइन को अगर गौर से देखते हैं, यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इस स्पेक्ट्रल लाइन को विजुअलाइज करवाने की कोशिश करूं, रियलाइज करवाने की कोशिश करूं कि ये हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस थी, मतलब ऐसे अगर ओरिजिनल स्पेक्ट्रम बनाऊं जो मैंने आपको लास्ट टाइम बना के दिखाया था, इस तरह करके आपको बना के दिखाया। पहले में स्पेस लाइन क्लोज थी, फिर ये डिस्टेंस बढ़ गया था। तो कहते हैं जब इसको हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया ना, ठीक है, तो दिस लाइन वाज लुकिंग लाइक दिस वन। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे देता हूं। उसने कहा जी एच अल्फा लाइन ऑफ Balmer series have 5 component lines। इससे पूछा गया कि बोहर ने कहा कि भाई मेरे हिसाब से तो एक बनती है, लेकिन जब हमने एक एग्जांपल ली ना एच अल्फा, ये कौन सी सीरीज है? बामर सीरीज का। बामर सीरीज की हमने बनाई थी ना, एच अल्फा, एच बीटा, एच गैमा, ये सारी होती हैं। जब एच अल्फा ऑफ बामर सीरीज को हमने कहा कि भाई इसमें तो एक ही लाइन है, लेकिन जब उसे देखा गया तो कितनी लाइनें बनी? 5। कितनी लाइनें बनी? 5। तो बाहर से वो एक ही लग रही है, लेकिन जैसे वो धागा होता है ना, आप स्टिचिंग करते हैं जब भी, या कपड़े का धागा हो, तो उसे दूर से देखें एक है, जब उसे पास आके देखें ना तो ऐसा लगता है बारीक बारीक फाइबर्स एक दूसरे के साथ राउंड ऑफ हुए हैं। ऐसे ही इसका भी हाल हुआ। उसने कहा ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है, देखो तो हमने देखा कि स्पेक्ट्रम बना हुआ है, इट्स ओके, कि स्पेक्ट्रम में तो एक एक लाइन है, लेकिन जब एक लाइन को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो वो एक लाइन किसमें कन्वर्ट होगी? कंपोनेंट लाइन में। तो यहां से हमें पता चला कि जो वन लाइन थी असल में वो डिवाइड हो गई मल्टीपल कंपोनेंट लाइंस में।
वो जो मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट होगी उस स्ट्रक्चर को हमने मल्टीपल या फाइन स्ट्रक्चर कहा, उसको हमने कहा मल्टीपल या फाइन स्ट्रक्चर। और ये वाला इसने एक्सप्लेन नहीं किया, इसने कहा कि मुझे पता ही नहीं, ठीक है, नॉट एबल टू एक्सप्लेन, इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहां से हमने कि क्या कंफर्म किया कि सिर्फ एक क्वांटम नंबर से आप एटम की जो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। मसलन आपने किसी का एड्रेस बताना है, मैं कहता हूं भाई इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताओ कहां पड़ा है, आप कहते हैं पहले शेल में। उसने कहा कि आपका कल ठिकाने, बोहर ने कहा था पहले शेल में, जरा दिखाओ तो सही पहले शेल में। जब पहले शेल में गया, जैसे मैं कहता हूं कि आप कहां जा रहे हैं, आप गुलबर्ग में आ रहे हैं। अब जब आप गुलबर्ग में जाते हो आप कहते हैं ए ब्लॉक भी है, बी ब्लॉक भी है, सी ब्लॉक भी है, डी ब्लॉक भी है, एफ ब्लॉक भी है, भाई कहां जाए? तो इसका मतलब एक सिर्फ एक नाम से बात नहीं बननी, एक नाम से बात नहीं बननी। यानी कि चलो पता चल गया ये ब्लॉक है, अब ए ब्लॉक में आ गए स्ट्रीट्स है, स्ट्रीट्स का किसने बताना है भाई? तो ये हमें समझ आई, ये समझाया किसने? ये बोहर के फेलियर ने आके समझाया कि बोहर कह रहा वो एक लाइन है लेकिन निकली मल्टीपल। तो यहां से पता चला कि भाई अगर आपने इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को एक्सप्लेन करना है तो आप एक क्वांटम नंबर से ये काम नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट और क्वांटम नंबर चाहिए और एड्रेस को हमने आइडेंटिफाई करना है, यानी कि स्ट्रीट नंबर भी पता होना पड़ेगा, हाउस नंबर भी पता होना पड़ेगा, ये सारा कुछ निकालना पड़ेगा। तो वो क्वांटम नंबर्स हम आगे क्वांटम नंबर्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर ये फर्क हो गया, ठीक है। तीसरी बात हम करने लगे। तीसरा जो इसका डिफेक्ट था वो था 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके मुताबिक बोहर ने जो हमें शेप्स भी बताई थी हाइड्रोजन की, तो वो तो ऐसे सर्कुलर शेप थी ना, उसमें तो कोई 3D वाला चक्कर ही नहीं था, ख्वाब भी नहीं था। उसने कहा था जस्ट एक राउंड ऑफ, मतलब कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो देखिएगा बोहर सजेस्ट दैट, क्या उसने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन्स revolve in circular orbits around the nucleus, but लेकिन हमें रिसर्च से पता चला, रिसर्चर्स ने हमें कंफर्म किया है कि उसकी जो है वो मोशन सिंगल प्लेन में नहीं है, बट रिसर्चर्स हैव शोन दैट, क्या इसने दिखाया है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन वन प्लेन but happen in 3 dimension। तो इसका मतलब है कि जो एटम है वो फ्लैट नहीं होगा, वो क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल या गोल या इस तरह करके कोई जो है वो एलिप्टिकल शेप होगी, या मतलब कि इस तरह की कोई शेप होगी, ठीक। तो हम कहते हैं एटम इज नॉट फ्लैट। एक बात तो हमें क्लियर होगी ना कि एटम फ्लैट नहीं है, बिल्कुल चिपटा हुआ नहीं है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि हमने कहा कि ये जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वन प्लेन में नहीं है, बल्कि किसमें, 3 डायमेंशनल में। किसमें, 3 डायमेंशनल में। लेकिन बोहर ने क्या कहा था, सर्कुलर ऑर्बिट है, सीधा सीधा घूम ही जाएगा, खत्म बात। लेकिन ऐसे खत्म तो नहीं ना होनी। चौथा पॉस्टुलेट, फोर्थ पॉस्टुलेट, सबसे इंपॉर्टेंट वन, जीमेंस इफेक्ट, स्टार इफेक्ट। तो पहले हम लोग कर लेते हैं जीमेंस इफेक्ट।
ठीक है, फिर हम लोग कर लेंगे स्टार्क इफेक्ट। ठीक है जी। अब सुनिएगा, when an excited atom giving atomic emission spectrum या absorption spectrum, दोनों में से कोई भी स्पेक्ट्रम दे रहा है कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम दे रहा है, is when placed in magnetic field, यानी कि उसके गिर्द मैग्नेट लगा दिए गए, then their spectral lines split up into many lines, different lines या ज्यादा लाइन्स में, hence this splitting of spectral line is called Z-Man's effect। इसे हम लोग क्या कहते हैं, Z-Man का इफेक्ट कहते हैं, Z-Man's इफेक्ट। ठीक है, तो स्प्लिट हो जाना किसका, स्पेक्ट्रल लाइंस का, कब, जब हम क्या लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, तो इसको हम लोग कहते हैं Z-Man इफेक्ट। इसका मतलब एक तो थी ना वो हाई रेजोल्यूशन पावर, हाई रेजोल्यूशन पावर से देखा तो ये इतनी लाइन है, ये जो एक लाइन है ये आगे फर्दर स्प्लिट हो गई, तो जब फर्दर स्प्लिट होगी इसका मतलब है कि इसको जब गौर से देखोगे तो इससे आगे भी रास्ता है, इसके अंदर भी रास्ता है, जिसे जूम करके या यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में तो आगे जाकर स्प्लिट होगी ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि आप कहाँ रहते हो, आप कहते हो मैं गुलबर्ग रहता हूँ, कहते हैं कौन से गुलबर्ग, गुलबर्ग ए में, गुलबर्ग बी में, गुलबर्ग, आप कहते हैं गुलबर्ग ए में रहते हो, एक कंफर्मेशन होगी गुलबर्ग ए, फिर कहते हो गुलबर्ग ए में कहाँ, वो किसने बताया, देखो जब उसने जूम किया ना तो उसने देखा कि इसके अंदर तो गलियां भी बनी हुई हैं, स्ट्रीट्स भी बनी हुई हैं, जब स्ट्रीट्स बनी हुई हैं उसने कहा कि स्ट्रीट्स का भी बताओ, तो ये बताने वाला बोहर तो नहीं था, बोहर एक फेल हो गया, इसलिए इसका डिफेक्ट कहा। फिर उसने कहा चलो ठीक है, Z-Man ने उसके आगे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड से वो जो एक गली थी यानी कि स्ट्रीट थी वो आगे स्प्लिट होगी किसमें, हाउसेस में। उसने कहा चलो जी अब स्ट्रीट नंबर तो बताइए, हाउस नंबर भी तो बताओ ना जी। तो फिर बाबा जी जाके केमिस्ट्री पता चलेगी कि कौन से हाउस में पढ़ाई जा रही है, तो फिर जाके हमें ये भी पता चला कि ये तो उससे आगे भी स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती है और इससे आगे भी क्वांटम नंबर चाहिए, लेकिन वो तो बोहर के पास उससे पिछला नहीं है, तो इससे अगला क्या होगा। बात समझ आई कि वो स्ट्रीट नंबर नहीं बता रहा तो हाउस नंबर क्या बताएगा, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, तो सुनिए, व्हेन स्पेक्ट्रम, यहां पे मैं यूं मतलब कर लेता हूं, एक Z-Man इफेक्ट हुआ है ना, दूसरा है स्टार्क इफेक्ट, वो भी सेम है, वो भी सेम है, ठीक है, वो भी सेम है। तो व्हेन स्पेक्ट्रम is obtained in electric field, then splitting also happen, which is called, इससे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्क्स इफेक्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। ठीक हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो इसे क्या कहेंगे, स्टार्क इफेक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड में तो उसे क्या कहते हैं, Z-Man इफेक्ट। होनी क्या है, स्प्लिटिंग। क्या मतलब है कि वो जो मैं सिंपल सी बात एक्सप्लेन करने लगा हूं कि आपके पास स्पेक्ट्रम था, ओके, इसमें आपके पास लाइन थी, दैट्स गुड। अगर ये लाइन थी तो आपने इसे जब जूम किया तो ये आगे लाइंस में करो, जब इसे दिखा ना कि अपना हाई रिजॉल्विंग पावर
स्पेक्ट्रोमीटर से देखा, हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा, तो ये एक लाइन स्प्लिट हो गई, मतलब इसमें 5 पहले मौजूद थी। फिर मैंने जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड H को कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E को कहते हैं, इन दोनों में से एक फील्ड लगाई, तो ये वाली जो एक लाइन थी ये आगे क्लोजली स्पेस्ड लाइनों में कन्वर्ट हो गई। जो क्लोजली स्पेस्ड लाइनों में कन्वर्ट होगी, इसे हमने कहा कि ये वाला ज़ीमैन्स इफेक्ट या फिर स्टार इफेक्ट है, ठीक है। और ये वाला एक्सप्लेन करना इसके लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये इसका क्या बन गया जी, डिफेक्ट बन गया। ये 4-5 के करीब इसके डिफेक्ट थे, ठीक है। फिर लास्ट पे एक साइंटिस्ट है समरफेल्ड, ठीक है। कौन है जी, समरफेल्ड वर्क, ठीक है। इसने बात ही खत्म कर दी, इसने कहा कि ये जो ऑर्बिट्स है ना, मैं बताता हूं कैसे होते हैं, ठीक है। 1915 में इसने कहा, इन 1915 इन एडिशन, इसने एडिशन की, क्या एडिशन की, ठीक है। इन एडिशन टू सर्कुलर orbits electron revolve in elliptical orbital। एलिप्टिकल का मतलब क्या होता है, बेजवी, ठीक है। which lies in one of the foci of ellipse, one of the foci of ellipse। foci का मतलब होता है फोकल लेंथ होती है, फोकस होती है, जिसके ऊपर वो फोकस अपना फोकस हो रहा होता है, मतलब मैनेज हो रहा होता है। अब मैं इसको जरा इधर बनाना चाहता हूँ, थोड़ा समझाना चाहता हूँ, इजी वे से समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे जो है वो 3 डायमेंशन में भी सर्कुलर ऑर्बिट में चले, सर्कुलर के साथ साथ एलिप्टिकल मोशन भी मौजूद है, सही है। मतलब देखिएगा जरा समझिएगा, यहाँ पे एटम है मिसाल के तौर पे, वो कहता है मान लिया कि हमारे पास ये जनाबे वाला सर्कुलर ऑर्बिट है, दैट्स गुड, सर्कुलर भी हो सकता है, लेकिन साथ में कहा कि ये जो ऑर्बिटल है एलिप्टिकल भी होते हैं, इस तरह। मतलब मैं अगर यूं ज्यादा बनाना चाहूं तो मैं यूं बनाऊंगा कि ये इस तरह भी होगा, इस तरह भी होगा, ठीक है, इस तरह भी होगा, इस तरह भी होगा, ठीक है। तो ये एटम की इस तरह शेप होती है, इस सर्कुलर ऑर्बिट भी होते हैं, ये एलिप्टिकल भी होते हैं, ठीक है, एलिप्टिकल भी होते हैं। अब ये वाला जो सेंटर में, ये इसका फोक्सी है। फोक्सी का मतलब इन सब का एक सेंटर होता है जिसके गिर्द ये घूम रहे होते हैं, फोकस होता है, वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके गिर्द यानी कि ये इधर को है, ये इधर को है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये उससे आगे जा रहा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये एक्स पे जा रहा है, वाई पे जा रहा है, लेकिन सारे गुजर कहां से रहे होते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द गुजर रहे होते हैं। तो ये उनका एक फोकस होता है, ठीक है। तो उधर से ये गुजर के बाकी बनाते हैं। तो एलिप्टिकल का मतलब होता है ये ऐसे, मतलब कि असल में वो कह रहा है ऐसे, और कहीं ना कहीं यानी कि यहाँ पड़ा हो सकता है न्यूक्लियस, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। मतलब अगर सेंटर में है तो इक्वली घूम रहा है, अगर इधर है तो वो राइट साइड पे जा रहा है, अगर वो न्यूक्लियस इधर है तो वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है। क्लियर हो गया। तो ये थे बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स, और साथ में एडिशन की थी समरफील्ड ने अपने वर्क से कि अच्छा ठीक है जो वो है अपना सर्कुलर नहीं है तो फिर वो कैसा है, तो वो बता भी दो। तो बताया गया तो वो किस तरह था, एलिप्टिकल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने एलिप्टिकल को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ सारी चीजें। पहला डिफेक्ट, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम या मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोहर सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे
ऑर्बिटल्स अपना इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीशीज को एक्सप्लेन करता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, मल्टीपल या फाइन स्ट्रक्चर, जब बोहर से बना हुआ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या सोडियम का स्पेक्ट्रम जिसकी एक लाइन स्पेक्ट्रम थी, मतलब लाइन को जूम किया गया, हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया। जैसे दो किस्म के कैमरा होते हैं ना, एक फीका सा कैमरा होता है, एक अच्छा सा कैमरा होता है, अगर उसे जूम करें तो चेहरे पे कील महासे वो भी सारे नजर आने लग जाते हैं। तो हाई रिजॉल्विंग से देखा ना, तो वो एक लाइन स्प्लिट होगी कितना में, ज्यादा में। तो यहाँ पता चला कि ये वन लाइन नहीं है, ये तो ज्यादा लाइन है। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नॉट इनफ, और क्वांटम नंबर भी चाहिए इसे एक्सप्लेन करने के लिए। देन हमने कहा कि थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बोहर ने तो यूं बनाया था ना कि ये एक है, ये दूसरा है, ये उससे हो गया तीसरा, E1 से E2 में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। रिसर्चर्स ने ये बताया कि ये टू डायमेंशनल तो है ही नहीं, फ्लैट तो है ही नहीं, यानी कि पेज पे तो बनाया ही नहीं जा सकता, ये तो बॉल है, यानी कि एलिप्टिकल बॉल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ये तो मिक्सर है, थ्री डायमेंशनल मोशन रखता है इसके अंदर। तो थ्री डायमेंशनल की वजह से हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि दिस इज नॉट फ्लैट, दिस इज थ्री डायमेंशनल इन मोशन। क्लियर। इसके बाद जीमैन्स इफेक्ट, यही जो स्पेक्ट्रल लाइंस है किससे गुजारेगी, मैग्नेटिक फील्ड से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड से निकाली तो स्प्लिटिंग हुई, तो उसे कहा हमने जीमैन इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा देन आल्सो स्प्लिटिंग हुई, तो उसे हमने क्या कहा, स्टार्क इफेक्ट। क्लियर। और समरफेल्ड ने हमें बता दिया कि एलिप्टिकल ऑर्बिटल होते हैं इन एडिशन टू स्फेरिकल, जिसके वन ऑफ द फोकसी पर वो फोकस होते हैं, बाकी सारे वो जहां मजीद अरेंज होते हैं। क्लियर। तो इसलिए थ्री डायमेंशनल पैटर्न की अपना शुरुआत हो गई। अब इससे आगे हमने इससे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो है वो डी ब्रोगलीज इक्वेशन पढ़नी है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। सर जी बच्चे।